नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। आज हम उस राजनीतिक दल की या उस संगठन की बात करेंगे। हम उस राजनीतिक दल की बात करने जा रहे हैं जो कि सबसे पुराना है, जो एक समय सबसे बड़ा दल हुआ करता था। वो आज टूटने की कगार पर खड़ा हुआ है। हम बात कांग्रेस की कर रहे हैं और कांग्रेस के सर्वे सर्वा कहें या कांग्रेस की रीढ़ कहें या ये कहें कि कांग्रेस ही उनसे है, तो बात हम राहुल गांधी की कर रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में ऐसा क्या हुआ कि दोनों अलग होते नजर आ रहे हैं, या फिर ये कहें कि इसके पीछे अमित शाह हैं। क्या अमित शाह कांग्रेस को तोड़ रहे हैं, या फिर अमित शाह ने तो कांग्रेस को तोड़ा है और तोड़ते आ रहे हैं, मगर क्या अब गांधी परिवार को भी तोड़ देंगे? जो कि गांधी परिवार तो पहले से भी टूटा हुआ था, मगर अब गांधी परिवार में भाई बहन को भी अलग कर देंगे अमित शाह। मगर अमित शाह की जो बात है, भाई बहन को अलग करने वाली जो बात है, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करने से पहले उन पहलुओं पर भी नज़र डालते हैं जहां जहां अमित शाह ने किस किस को अलग किया और कैसे कैसे अलग किया है, और आज उन राजनीतिक दलों की या उन राजनीतिक परिवारों की क्या हालात है या उनकी विरासत का क्या हुआ है। हम बात करते हैं, जब बात कांग्रेस से स्टार्ट हुई तो कांग्रेस से ही करते हैं। जब कांग्रेस की मध्य प्रदेश के भीतर सरकार गिराई गई तो राहुल गांधी के करीबी कहें या राहुल गांधी के दोस्त कहें, ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस तरीके से कांग्रेस से अलग किया गया और कांग्रेस की सरकार गिरा दी गई, तो वहाँ असर क्या हुआ कि लोकसभा में भी कांग्रेस एक सीट नहीं जीत पाई और विधानसभा में क्या असर रहा कि कांग्रेस सांस नहीं ले पा रही है, वहाँ यह पनप नहीं पा रही है। मध्य प्रदेश के ये हालात बन चुके हैं। या फिर हम बात महाराष्ट्र की करें, जहाँ चाचा भतीजे शरद पवार अजित पवार को जिस तरीके से अलग किया है, या फिर उद्धव ठाकरे की करें और एकनाथ शिंदे की करें, किस तरीके से शरद पवार से अजित पवार को अलग किया है और किस तरीके से चाचा के खिलाफ भतीजा गया या भतीजे ने चाचा के खिलाफ बगावत की और पार्टी तोड़कर ले गया, सिंबल ले गया, चाचा को कुछ नहीं रहा। वही हाल उद्धव ठाकरे का हुआ, जो कि उद्धव ठाकरे की पार्टी थी, बाला साहब ठाकरे की पार्टी थी, जिस बाला साहब ठाकरे के सामने बीजेपी का कोई भी लीडर नहीं बोल पाता था, या महाराष्ट्र में बाला साहब के सामने किसी की नज़र उठाने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। आज उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ दिया गया और उद्धव ठाकरे की पार्टी तो तोड़ी गई, मगर साथ के साथ उनके जो पार्टी का सिंबल था उसको भी लेकर चले गए। एकनाथ शिंदे को सिंबल तक दे दिया गया। वही असर शायद अब पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है। ममता बनर्जी की भी वही स्थिति होने जा रही है जो शरद पवार की हुई थी। सुनने में ये आ रहा है कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की फाइल, ईडी सीबीआई की फाइल खुली हुई रखी है, या ये कहें कि मोदी और अमित शाह की टेबल पर सामने रखी हुई है। सिर्फ आदेश का इंतज़ार है कि अगर अमित शाह या मोदी का आदेश होता है तो अभिषेक बनर्जी की 2 घंटे में गिरफ्तारी होना सुनिश्चित है और अभिषेक बनर्जी जेल जा सकते हैं। क्या अमित शाह 26 के चुनाव का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या ममता ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी को घुसने नहीं दिया या बीजेपी की चल नहीं पा रही है, क्या वहाँ अब ममता बनर्जी का हाल शरद पवार का सा होने वाला है? क्योंकि वहाँ पश्चिम बंगाल में जो बुजुर्गों की जो टीम है वो तो ममता बनर्जी के साथ है, मगर युवा जो हैं वो अभिषेक बनर्जी के साथ हैं। मगर जो भी घोटाले हैं, हर घोटाले में लिंक या तार अभिषेक बनर्जी से जुड़े नज़र आ रहे हैं। किस तरीके से अभिषेक बनर्जी अपने आप को बचा पा रहे हैं,
क्या अभिषेक बनर्जी अमित शाह के इशारे पर काम करेंगे, या अभिषेक बनर्जी का रिमोट अमित शाह के हाथ में है? क्या अभिषेक बनर्जी अब अमित शाह के कहने पर चलेंगे, या फिर अमित शाह इस इंतजार में हैं कि कब 30 से 40 विधायक अभिषेक बनर्जी के साथ हों और अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी से अलग करके पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाई जाए? क्योंकि ये खेल बहुत पुराना है अमित शाह के लिए, अब कोई नया नहीं है, और चाणक्य नाम भी ऐसे ही नहीं मिला है। क्योंकि अमित शाह की नीति है कि सरकार बनानी है, चाहे उसके लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी क्यों ना अपनाना पड़े। क्योंकि अमित शाह जो पश्चिम बंगाल में करने जा रहे हैं वो पहले यूपी में भी कर चुके हैं। यूपी में किस तरीके से मुलायम सिंह यादव हों, अखिलेश यादव हों या चाचा शिवपाल यादव हों, यादव परिवार में किस तरीके से फूट डाली और किस तरीके से यादव परिवार का विघटन किया, जो कि अब तक 2017 से अब तक सरकार नहीं बना पा रहे हैं। क्या वही हाल अब ममता बनर्जी का होने वाला है, जो यादव परिवार का या पवार परिवार का हुआ है? क्या वही हाल अब बनर्जी परिवार का होने वाला है, या भविष्य में वही हाल अब गांधी परिवार का होने वाला है? क्योंकि जहाँ जहाँ बीजेपी ने या अमित शाह ने अपनी चालें चली हैं वहाँ बीजेपी का दबदबा कायम है। यह बीजेपी वहाँ दबदबे में है। कि अमित शाह की एक चाल और भी थी, जो कि राजस्थान में सचिन पायलट का जो पायलट थे उनका जहाज लैंड नहीं हो पाया, वो किसी तरीके से पुनः कांग्रेस की तरफ लैंड होना पड़ा। क्या वहाँ भी सरकार चली गई क्या है? या फिर ये कहें कि जिस तरीके से यादव परिवार में कलह के बाद वहाँ अब तक यादव परिवार या अखिलेश सरकार नहीं बना पा रहे, वही हाल महाराष्ट्र में पवार और ठाकरे परिवार का रहा, और वही कांग्रेस का मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में हाल है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी वही हसर है जो कि प्रियंका गांधी के इशारों पर काम हुआ है। प्रियंका गांधी का नाम इसलिए चर्चा में आता है कि जिस काम के लिए राहुल गांधी ने आवाज़ उठाई या उस बात को जोरों के साथ उठाया, मगर अमित शाह ने उस काम को नहीं किया, मगर प्रियंका गांधी के एक कहने पर या एक इशारे पर वो काम बड़े आसानी से हो गया। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की पूर्व लोकसभा वायनाड की, जो कि अब आजकल प्रियंका गांधी की लोकसभा है वायनाड। वहाँ जिस तरीके से आपदा आई, राहुल गांधी ने आपदा घोषित करने की बात कही, मगर गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा घोषित नहीं की और काफ़ी लंबे समय ये बात ऐसे ही चलती रही। मगर जैसे ही प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद चुनकर आती हैं और उनकी अमित शाह के साथ एक मीटिंग होती है, और उस मीटिंग के फ़ोटो आप इस फोटो में देख सकते हैं किस तरीके से प्रियंका गांधी और अमित शाह बैठे हुए हैं। कि अमित शाह प्रियंका गांधी के एक कहने पर वायनाड को आपदा घोषित करते हैं। क्यों? क्या अमित शाह प्रियंका गांधी से भी यही चाहते हैं जो कि अजित पवार ने किया, या यादव परिवार में हुआ, या फिर ठाकरे परिवार के साथ एकनाथ शिंदे ने किया, या फिर अब ममता बनर्जी के साथ अभिषेक बनर्जी करने जा रहे हैं? क्या अमित शाह को पता है कि 99 से 125 जैसे ही कांग्रेस होगी तो बीजेपी वैसे ही 200 के आसपास आएगी, 210 220 के आसपास, तो वहाँ कांग्रेस सरकार बनाएगी? क्या वो हर चीज़ को अमित शाह भांप रहे हैं, या अमित शाह को पता है कि मोदी के बाद अमित शाह का नंबर है, या फिर अमित शाह कहीं कामयाब नहीं हो पा रहे तो वो योगी के सामने नहीं हो पाए हैं? क्योंकि योगी के सामने उन्होंने योगी को हटाने के लिए बार बार केशव प्रसाद मौर्य को उपयोग किया है और केशव प्रसाद मौर्य को बढ़ावा दिया है, मगर अभी तक
अमित शाह योगी को नहीं हटा पा रहे हैं। और भारत की राजनीति में अमित शाह जिसको चाहे उसको मोहरों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ दो लोगों को छोड़कर, बल्कि दो क्या, एक ही व्यक्ति को छोड़कर, राहुल गांधी को छोड़कर। वैसे अमित शाह हर व्यक्ति को एक प्यादे की तरह इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को भी कभी कभार इस्तेमाल कर ही लेते हैं, जो चाहते वो कहलवा देते हैं, मगर हटा नहीं पा रहे हैं। या तो ये अमित शाह की या मोदी की मजबूरी हो सकती है, या फिर योगी की मजबूरी है, या फिर संघ का दबाव है। जिस तरीके से मोदी और मोहन भागवत के भी अनमन है, जो कि बन नहीं पा रही है, क्योंकि अमित शाह ये सब चीज़ें किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्योंकि मोदी जी 75 के हो रहे हैं, कि आने वाले समय में मोदी जी का बर्थडे आने वाला है, जो कि उसके बाद शायद मोदी जी रिटायरमेंट ले लेंगे, जो उन्होंने 75 का जो फॉर्मूला अपनी पार्टी के भीतर चलाया है। क्या अमित शाह भविष्य में सरकार ना गिर जाए उसको लेकर ये सब काम कर रहे हैं? या फिर एक चीज़ और है बिहार की, जहां बिहार में यादव परिवार, लालू यादव और तेजस्वी यादव आपस में एक दूसरे के सामने खड़े नज़र आते दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार के भीतर नीतीश कुमार बीजेपी की सरकार गिराने के लिए तैयार बैठे हैं, मगर अमित शाह की बदौलत सरकार नहीं गिरा पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें सरकार चलाने के लिए किसी का तो सहयोग चाहिए। मगर उनको लालू यादव ने खुले दरवाजे दिए हैं नीतीश को, कभी आए आप, आपका स्वागत है। मगर वहीं तेजस्वी यादव मना कर रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव की सीबीआई ईडी की फाइलें अमित शाह के, गृह मंत्री अमित शाह की टेबल पर खुली हुई रखी हैं? क्या अमित शाह ने तेजस्वी यादव को कहा है कि अगर सरकार बनाओगे तो जेल जाओगे? क्या जेल जाने के डर से तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि वो नीतीश के साथ नहीं जा रहे, या नीतीश कुमार के साथ सरकार नहीं बना रहे, और वो नीतीश कुमार के दरवाजे बंद कर रहे हैं? क्या यहाँ नीतीश कुमार के अब के बिहार में वर्चस्व खत्म होता नजर आ रहा है, या फिर तेजस्वी यादव को जेल जाने का डर है, कि जो कि कहा करते थे कि हम जेल जाने से नहीं डरते हैं, जो कि लालू यादव अब तक किसी भी मामले में या किसी भी मुद्दे पर अपने आप को पीछे नहीं खींच पाए, मगर अब शायद पहली बार तेजस्वी यादव के कारण बिहार में खेला नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार बार बार कोशिश कर रहे हैं खेला करने की, कभी पटना कभी दिल्ली, कभी पटना कभी दिल्ली, लगातार दौरे कर रहे हैं। खबरें आती हैं कि आज बिहार में खेला होने वाला है, आज नहीं कल होने वाला है। क्यों? अमित शाह ने का डर इस कदर बढ़ गया है कि बाप बेटे हो, भाई बहन हो, या चाचा भतीजे हो, या बुआ भतीजे हो, कोई भी खुलकर नहीं बोल पा रहा है। सबको जेल जाने का डर है, या फिर ये कहें कि जैसे यूपी में सबसे बड़ा दल मायावती, जिसका वोट बैंक आज भी फिक्स है, मायावती जेल जाने के डर से आज भी चुप बैठी है। जो कि आनंद ने, मायावती के भतीजे आनंद, एक बयान जब देते हैं लोकसभा के चुनाव में, तो लोकसभा के चुनाव में मायावती आनन फानन में तुरंत पार्टी से निष्कासित कर देती हैं आनंद को। क्या मायावती को ये डर है कि अगर आनंद भी कुछ बोले तो मायावती जेल जाएंगी? क्या मायावती कब तक चुप रहेंगी? ये भारत की राजनीति में अगर कोई व्यक्ति है और किसी का डर है तो वो अमित शाह का है। क्या इस समय हर राजनीतिक दल अमित शाह से डरा हुआ है, या हर राजनेता अमित शाह से डरा हुआ है? क्योंकि अगर इस समय विपक्ष में अगर सबसे बड़ा दल कोई है तो वो कांग्रेस है, और अमित शाह कांग्रेस के भीतर भी बैठे हुए तो थे, जो कि राहुल गांधी भी कहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ संघी हैं, मगर जब पता लगेगा या जब खुलकर सामने आएगा कि कांग्रेस की दो फाड़
प्रियंका कर रही है तो क्या होगा? क्या प्रियंका कभी भी 10 या 20 सांसद लेकर जा सकती हैं? क्या इस स्थिति में हैं? क्योंकि प्रियंका गांधी पर उंगली उठना इसलिए लाजमी है, यह बात कहना इसलिए लाजमी है कि जिस तरीके से वायनाड को आपातकालीन वो आपदा घोषित किया गया, या फिर हरियाणा में या यूपी में जिस तरीके से कांग्रेस का हश्र हुआ विधानसभा के चुनावों में, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा में टिकटें बेची गई यूपी के भीतर या हरियाणा के भीतर, कुछ लोगों को या कुछ वामपंथियों को जो मनमोहन सिंह को काला झंडा दिखाते थे, जो कांग्रेस का विरोध करते थे, आज वो लोग कांग्रेस में बैठे हुए हैं, या सलाहकार के रूप में या किसी और रूप में, या फिर जो लोग अपने गांव से 2 वोट नहीं डलवा सकते कांग्रेस के नाम पर, वो राष्ट्रीय सचिव बने हुए हैं। क्या इस कदर प्रियंका गांधी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही हैं या फिर अमित शाह को फायदा? क्या प्रियंका गांधी की वजह से कांग्रेसी या तो पार्टी से निकाल दिए गए हैं या पार्टी छोड़कर चले गए हैं, ये असर यूपी में है, या फिर ऐसे लोगों को कैंडिडेट बनाया जाता है जो कि डमी कैंडिडेट जो बोले जाते हैं? क्या उनके विहिप पे सरकार बनाएगी कांग्रेस? या फिर जिस तरीके से वरुण गांधी और राहुल गांधी को करीब या पास आने से रोक रहा है कोई, तो वो है प्रियंका गांधी। क्योंकि जिस तरीके से वरुण और राहुल की केदारनाथ में लगभग 1.5 घंटे जो आपस में जो बातचीत हुई, उसके बाद में यह जो खिचड़ी पकी कि प्रियंका गांधी उसे नाखुश थी, ये बीजेपी को वो नाकवार गुजरा, यह क्या है? यह क्या चल रहा है राहुल गांधी या वरुण गांधी के बीच में? क्या खिचड़ी पक रही है? क्या प्रियंका गांधी किस तरीके से कांग्रेस में अपना वर्चस्व बनाना चाहती हैं? क्या अपने बेटे को राजनीति में लॉन्च करना चाहती हैं? जिस तरीके से एक मजदूर के साथ में जो पुट्टी जो करते हैं दीवारों पर, वहाँ राहुल गांधी के साथ में प्रियंका गांधी या ये कहें राहुल गांधी का भांजा नजर आया। क्या वो इस समय राहुल गांधी अपने भांजे को कांग्रेस या राजनीति में ला रहे हैं, या फिर राहुल गांधी की मजबूरी हो गई है कि भांजे को राजनीति में लाना, या फिर ये कहें कि प्रियंका गांधी को जो सांसद बनाया गया है उसके पीछे भी कोई मजबूरी रही होगी राहुल गांधी की, या फिर ये कहें कि प्रियंका गांधी ने जो चर्चाएं हैं या सूत्रों के हवाले से जो खबर है, प्रियंका गांधी कह चुकी हैं कि मेरे दरवाजे मोदी के यहाँ खुले हुए हैं, मुझे कोई मिलने के लिए रोक नहीं सकता है, मेरा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि देश के गृह मंत्री या देश के प्रधानमंत्री के यहाँ जाने से क्या राहुल गांधी इससे परेशान हैं, या फिर ये कहें कि राहुल गांधी ने जो नारा दिया है नफ़रत मिटाओ या फिर मोहब्बत बांटने का या मोहब्बत के पैगाम की जो बात की जाती है, उस कारण राहुल गांधी चुप हैं कि परिवार से ऐसा कोई संदेश ना जाए, कि ये मैसेज सामने ना आए किसी के, ये जनता में ये खबर ना हो कि जो मोहब्बत की बात करने चले थे वो खुद के परिवार में या भाई बहन में मोहब्बत नहीं घोल पा रहे हैं। आपने देखा होगा अक्सर करके वीडियो और फोटो में राहुल गांधी की तरफ से इस तरह के कदम उठाए जाते हैं और देखा जाता है कि अपनी बहन के साथ वो किस तरीके से प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, वो सामने आते हैं। अगर कहीं भी घर कोई भी समस्या अगर आती है तो राहुल गांधी सामने खड़े नज़र आते हैं। मगर जिस तरीके से अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी पर जो टिप्पणी कही है या जो सड़कें की और जो गालों की जो तुलना की गई है, उसको लेकर किसी भी पुराने कांग्रेसी ने या जिम्मेदार कांग्रेसी ने या बुजुर्ग कांग्रेसी ने या किसी नेता ने भी कोई ज़्यादा बड़ा तूल या मामले को नहीं या कोई बात कही है। और विरोध किया है तो यूथ कांग्रेस के साथियों लड़कों ने किया है। क्यों? क्या कांग्रेस को भी पता है कि प्रियंका गांधी इस समय अमित शाह के हाथों की कठपुतली बनी हुई हैं, या प्रियंका गांधी अमित शाह के
ये प्रियंका गांधी का रिमोट अमित शाह के हाथों में है? क्या अमित शाह के इशारे पर प्रियंका गांधी काम करेंगी या कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही हैं? क्या ये बात कांग्रेसियों को पता है या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पता है? सिर्फ भाई बहन के कारण या गांधी परिवार के कारण ये सब चुप हैं? क्या है मामला? आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के दो फाड़ होंगे और वही हाल ममता बनर्जी की टीएमसी का होने वाला है। अगर ये सब कुछ बचाना है तो प्रियंका गांधी के हाथों को रोकना होगा। और अमित शाह जिस तरीके से अब चुनाव के समय में रॉबर्ट वाड्रा की बात नहीं करते, क्योंकि जब रॉबर्ट वाड्रा की बात नहीं हो रही है तो उससे ये भी मैसेज जा रहा है कि प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा की जो फाइलों को लेकर अमित शाह से हाथ मिला चुकी हैं कि रॉबर्ट वाड्रा की चर्चा ना की जाए या कोई जांच ना की जाए, उसके लिए चाहे कोई भी शर्त मंजूर करनी क्यों ना पड़े। क्या रॉबर्ट वाड्रा की जांच को रोकने के लिए क्या प्रियंका गांधी ने अमित शाह से हाथ मिलाया है? क्या रॉबर्ट वाड्रा की जांच को रोकने के लिए प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को ख़त्म करने की सुपारी ली है? जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो शेयर करें। हमारी साहसी पत्रकारिता के लिए हमारा हौसला आपसे है, हमारा हौसला बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत।